मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय, मंच पर और मंच के सम्मुख उपस्थित विद्वज्जन और स्नेहिल विद्यार्थीगण, 10 मिनट का समय है और इसलिए अपनी बात को बिल्कुल सूत्रवत आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा। जहां तक एकात्म मानववाद का संबंध है और उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व शांति के साथ क्या रिश्ता हो सकता है, इस पर अपनी बात को कहने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इसलिए सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको हम लोग किसी बौद्धिक भोलेपन से स्वीकार कर लें। पंडित जी ने जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और विश्व शांति की जो चिंता हमको सता रही है, इन दोनों प्रश्नों का समकालीन संदर्भ में कोई संबंध स्थापित करना ये कोई इंटेलेक्चुअल इनोसेंस का काम नहीं है। जिन लोगों ने भी पिछले सत्र में आदरणीय कुलपति महोदय का व्याख्यान ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कुछ बहुत ही अंतर्भूत अंडरलाइंग एजम्पशंस की तरफ हमारा इशारा किया और वो जो इनहेरेंट अंडरलाइंग एजम्पशंस हैं जो बहुत सीरियस हैं, उन पर हम लोगों को विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। तब हमें शायद ज्ञात होगा कि जो प्रश्न है वो हमारे सामने कितना गंभीर है। जो 4 भाषण जिनको हम लोग एकात्म मानववाद की स्थापना के रूप में ग्रहण करते हैं, जो 22 से 25 अक्टूबर 1965 में दिए गए बम्बई में पंडित जी के द्वारा, जिनके आधार पर उनके एकात्म मानववाद का सिद्धांत हम लोग स्थापित करते हैं या स्वीकार करते हैं, उसके आरंभ में ही वे इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि जो हमारी सभ्यता है वो एक चौराहे पर खड़ी है। वी आर एट द क्रॉस रोड्स। और वो जो चौराहा है, उस चौराहे की प्रकृति को समझे बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। वो एक ऐसा चौराहा है जहां पर हम लोग लगभग 1000 वर्ष की पराधीनता का भी दर्शन करते हैं और उस 1000 वर्ष की पराधीनता के काल में हमको 2 प्रकार की पराधीनता के चरित्रों का विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है। जो मुस्लिम पराधीनता का काल था, मित्रों, इस बात को ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है कि उसने भौतिक रूप से हमारे प्रतिष्ठानों को बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारे मंदिरों को भी ध्वंस किया, हमारे पुस्तकालयों को भी जलाया, धर्म परिवर्तन भी किया और हिंसा भी की। इससे कोई बचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पूरे मुस्लिम शासन काल में जो भारतीय समाज का आंतरिक रस प्रवाह है वो बिल्कुल अक्षुण्ण बना रहा। हमको कभी अपने जीवन के मानदंडों या अपनी जीवन दृष्टि को लेकर के हमारे मन में किसी प्रकार का कोई आत्मविश्वासहीनता या कोई संदेह या दुविधा नहीं पैदा हुई। लेकिन लगभग 200 या 150 वर्षों की जो ये ब्रिटिश गुलामी रही, इसने अंदर से हमारी आत्मविश्वासहीनता को उभार करके सामने ला दिया। ये जो ब्रिटिश काल की जो उपनिवेशवादी मानसिकता या उपनिवेशवादी जो काल रहा, इसने हमको अपने मानदंडों, अपनी जीवन दृष्टि के प्रति एक बहुत गहरी दुविधा और असमंजस से भर दिया। ये जो दुविधा और असमंजस की स्थिति है, वस्तुतः स्वतंत्र होने के समय हम एक ऐसे ही दोराहे या चौराहे पर खड़े हैं जहां से हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी दिशा को लेकर के हम लोग दुविधाग्रस्त हैं। हम लोग एक एम्बिग्विटी, एक असमंजस के शिकार हैं। मित्रों, ये असमंजस और दुविधा अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। इसलिए पंडित जी इशारा करते हैं कि हम लोग एक चौराहे पर खड़े हैं और इसके लिए हमको भारतीय पुनर्जागरण की बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत सतर्कता पूर्वक और बहुत संतुलित होकर के समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में महर्षि अरविंद ने कहा है कि भारतीय पुनर्जागरण वस्तुतः यूरोपीय पुनर्जागरण का एशियाई संस्करण है। इसके बड़े गहरे निहितार्थ हैं जिसकी तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। पंडित जी इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो समाज है वो समाज कोई निष्प्राण चीज नहीं है, वो कोई कृत्रिम अवयव नहीं है, बल्कि उसका एक शरीर है, उसका एक मस्तिष्क है, उसमें बुद्धि का निवास है और उसमें आत्मा का तत्व विद्यमान है। इसलिए समाज को वो एक जीवित संरचना के रूप में परिकल्पित करते हैं। जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र की पद्धति को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र का जो मूल चरित्र है वो चिति है, और चिति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र को अपने जन्म के समय कुछ विलक्षण विशेषताएं प्राप्त होती हैं, उन विशेषताओं को चिति कहा जाता है। ये चिति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों से तय नहीं होती।
इस चिति के ऊपर इतिहास का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस चिति को हमको उस रूप में लेना चाहिए जिस रूप में इसे आनंद कुमार स्वामी ने फर्स्ट प्रिंसिपल या फिलोसॉफिया पेरेनिस कहा है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। उस सनातन धर्म के रूप में हमको इस चिति को ग्रहण करना चाहिए। ये चिति हमारे सामने प्रतीकों के रूप में या सिंबल्स के रूप में प्रकट होती है। जैसे आप लोग वैदिक प्रत्ययों में देखते हैं, आकाश और पृथ्वी का संबंध, इंद्र और बृहस्पति का संबंध, या वरुण और इंद्र का संबंध, ये जो वैदिक प्रत्यय हैं ये वस्तुतः हमारे राजनीतिक जीवन को एक दिशा और दिशा देते हैं। ये इन प्रत्ययों का महत्व है, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल अथॉरिटी इन टेम्पोरल पावर कहते हैं। भारतवर्ष में ध्यान रखिए, जो राजनीति है वो वस्तुतः उसकी उपकरणात्मक वैल्यू है, उसकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, और राजनीति वस्तुतः हमारे सामाजिक आर्थिक संघर्षों की परिरक्षा करने के लिए उसका संरक्षण करने वाली विधा के रूप में स्वीकार की गई है। इसी आधार पर जो हमारे यहाँ कलाएं हैं वो हमारे आर्थिक जीवन को संचालित करती हैं, और इसलिए माना गया है कि कला वस्तुतः भारतवर्ष में कुछ नहीं है, उसी चिति की या उसी परम तत्व की रूपात्मक और रसात्मक अभिव्यक्ति है। तो वही परम तत्व प्रतीकों के माध्यम से हमारे राजनीतिक जीवन का मानक बनता है, और वही परम तत्व कला के माध्यम से हमारे आर्थिक जीवन का मानक बनता है। और इसलिए भारतवर्ष में जो कला है और कौशल है, ये तीनों, ये हमारे लिए हमारे जो तीनों उत्कर्ष के बिंदु हैं, यानी सेल्फ रिफाइनमेंट, सेल्फ अपलिफ्टमेंट और सेल्फ फुलफिलमेंट, यानी आत्म परिष्कार, आत्म पूर्णता और आत्म उन्नयन, इन तीनों का माध्यम मानी गई है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो समाज है, उस समाज में भी यही तत्व विन्यास है। जो चिति है, ये चिति ही वस्तुतः समाज के विन्यास को प्रकट करती है। भारतवर्ष में जो समाज और या समाज रचना है, उसके 11 अवयव माने गए हैं। उसमें कुल है, गोत्र है, वर्ण है, विद्यावंश या गुरुकुल है, समुदाय है, ग्राम है, आश्रम है, श्रेणी है, शिष्ट या विद्वत परिषदें हैं, पंचायतें या ग्राम हैं, और फिर राज्य है। और वस्तुतः राजा की जो विशेषता या राज्य का जो प्रमुख विधान है वो इसीलिए है कि वो आर्य मर्यादा और वर्णाश्रम को व्यवस्थित करे। मनु अपने मनुस्मृति में कहते हैं कि वर्णाश्रम अपना ठीक प्रकार से काम करें, ये सुनिश्चित करना राजा का मुख्य दायित्व है। और किसी भी इसमें से सामाजिक इकाई जो 11 इकाइयाँ हैं, इसमें किसी का नियम राजा नहीं बना सकता, बल्कि वो हमारी चिति के द्वारा निर्धारित होता है। और इसीलिए वर्णाश्रम में जो बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ हैं, उनका निराकरण करना ही राजा के लिए कंटक शोधक माना गया है। इसलिए चिति का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। इस पूरी चिति को हमारे चरित्र में इनकलकेट करने के लिए, उन्मीलित करने के लिए हमारे यहाँ शिक्षा का विधान है। दूसरे शब्दों में हम अपने चिति के अनुरूप अपना जीवन यापन करना सीख सकें। वस्तुतः शिक्षा इसी बात के लिए हमको सुपात्र बनाने की कला है। इसलिए यदि हमारी चिति में किसी प्रकार का कोई विक्षोभ होता है तो हमारी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होती हैं। चिति ही वो मानक है जिस मानक को गांधी अपने हिंद स्वराज में कहते हैं कि यदि इस राष्ट्रीय मानक की पहचान कर ली जाए तो सारे जो हमारे विपर्य हैं उस उनका सबका एक साथ समाधान हो जाएगा। क्या हमारे लिए राष्ट्रीय है, क्या हमारे लिए अराष्ट्रीय है, इसका आधार वस्तुतः हमारी चिति ही है। कौन हमारे वास्तविक महापुरुष हैं और किनको हमने राजनीतिक महापुरुषों के तौर पर स्वीकार कर लिया है, इसका निर्धारण भी चिति के द्वारा ही होता है। ये बहुत आवश्यक है कि इतने पॉलिटिकली हम लोग चार्ज्ड हैं, और उस पॉलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में रोज रोज हमारे जो ये महापुरुष बदलते और बनते रहते हैं, इनका भी चयन हमको अपनी चिति के अनुरूप बहुत ही सतर्क और सावधान होकर करने की आवश्यकता है। ये चिति ही आगे चल करके रीत और धर्म का स्वरूप धारण करती है। और भारतीय दृष्टि से जिसे आप लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, धर्म का सॉफ्टवेयर संस्कृति है और धर्म का ही हार्डवेयर सभ्यता है। इसलिए भारतवर्ष में धर्म, रीत, सभ्यता और संस्कृति के बीच एक बहुत ही अन्यतम और बहुत गहरा संबंध माना गया है। इस पूरी चिति की व्यवस्था के लिए हमारे अंदर कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से जो आत्मत्याग करने की भावना होती है, उसको विराट कहा गया है। और जब तक किसी राष्ट्र का चिति और विराट जागृत रहता है, वो राष्ट्र भी जागृत रहता है। और चिति और विराट में किसी प्रकार का विपर्यास आने से वस्तुतः उस राष्ट्र की भी छवि धूमिल होने लगती है। चिति और विराट की ये जो अवधारणा है, ये दीनदयाल जी ने 1921 में बद्री शाह टुलघरिया की एक किताब आती है दैशिक शास्त्र, जिसका ज्ञान उनको अल्मोड़ा में कौशिकी नदी के किनारे स्थित सोमवारी जी बाबा महाराज के आश्रम से प्राप्त हुआ था। चिति और विराट की अवधारणा वो वहाँ से लेते हैं।
इस पुस्तक का पुनर्प्रकाशन पुनरुत्थान विद्यापीठ अहमदाबाद ने किया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी BHU से प्रकाशित हुआ है। आप लोगों को दैशिक शास्त्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। दैशिक शास्त्र पर टिप्पणी करते हुए गांधी जी ने लिखा है कि यदि आपको गीता और उपनिषदों को राजनीति की भाषा में समझना है तो आप लोगों को दैशिक शास्त्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जिन जिन महाविद्यालयों में भी राजनीति विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता हो वहाँ पर दैशिक शास्त्र का पठन पाठन अनिवार्य कर देना चाहिए। इसलिए कम से कम एक अपील मैं आपसे जरूर करूँगा, यदि आप दीनदयाल जी पर ये गोष्ठी कर रहे हैं तो दीनदयाल जी के विचारों का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है चिति और विराट, उसके सम्यक स्वरूप को जानने के लिए आप लोगों को दैशिक शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब जो दूसरा पक्ष है वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, इसके बारे में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये विश्व शांति का प्रश्न भी इतना आसान प्रश्न नहीं है। विश्व शांति का जो आज हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न हुआ है वो एक बिल्कुल अलग प्रकार का प्रश्न है। हमारे इतिहास में भी ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं। अनेक प्रकार के युद्ध आप जानते ही हैं, हमने लड़े हैं। सभ्यताओं में युद्ध और अशांति का दौर आता रहता है क्योंकि सृष्टि के नियम में शांति और अशांति, शुभ और अशुभ, ये दोनों इन्वॉल्व हैं। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनको आप हमेशा के लिए समाप्त कर दें। लेकिन परंपरा में जो युद्ध हुए हैं और इस समय जो युद्ध और अशांति की जो स्थिति बनी हुई है, दोनों में एक तात्विक भेद है। परंपरा में जब भी शांति भंग हुई है उसके कारण एक्सीडेंटल रहे हैं। किसी राजा का अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाना या किसी राज परिवार में किसी प्रकार का कोई विक्षोभ या उद्वेग उत्पन्न हो जाना, उसके कोई न कोई विक्षोभकारी कारण है। जो आधुनिक युग में आपको अशांति दिखाई दे रही है और चतुर्दिक और अहर्निश अशांति दिखाई दे रही है, वो इस सभ्यता की मूलभूत विशेषता के कारण है। हम एक ऐसी सभ्यता में रह रहे हैं जहां पर सृष्टि की जो त्रिपुटी है, जिसमें गॉड, मैन और नेचर, ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति, इन तीनों के बीच अंतरंग संबंध है। समाज विज्ञानों की भाषा में जिसे हम लोग आधुनिकता कहते हैं, उस आधुनिकता ने इसमें से ईश्वर के तत्व को विस्थापित कर दिया। मनुष्य की बुद्धि पर अतिशय विश्वास करने वाली ये जो परंपरा है जिसे हम लोग आधुनिकता कहते हैं, इसमें इस प्रकार की विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियां, इनका आना अनिवार्य है। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि परंपरा में जो युद्ध और अशांति होती तो उसके कारण एक्सीडेंटल हैं, लेकिन आज अगर युद्ध और अशांति के कारण उत्पन्न हो रहे हैं तो ये सभ्यता की अपनी अंतर्भूत विशेषता के कारण है। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये एबरेशन नहीं है। दिस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्न सेकुलर सिविलाइजेशन। इसलिए यदि इस आधुनिक सभ्यता और आधुनिक सभ्यता के मानदंडों को हम फॉलो कर रहे हैं, यदि इस सभ्यता को चलाने वाली जो सबसे प्रमुख शक्ति है आधुनिक विज्ञान, यदि उस आधुनिक विज्ञान की स्थिति पर हमको भरोसा है, अगर हम ये मान रहे हैं कि संसार के रहस्य को समझने में मनुष्य और प्रकृति, इन दोनों के बीच में किसी भी परात्पर, किसी भी धार्मिक, किसी भी आध्यात्मिक, किसी भी ट्रांसेंडेंटल, किसी भी ट्रांसटेम्पोरल, किसी भी स्पिरिचुअल एंटिटी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस विज्ञान की प्रकृति पर विचार करने की आवश्यकता है। इस विज्ञान का जो फंडामेंटल सिद्धांत है वो है यूनिवर्सल अननोवेबिलिटी। जब द प्रिंसिपल ऑफ, जिसको कहना चाहिए कि किसी भी सत्य को जानने के लिए मनुष्य और प्रकृति के बीच में किसी संबंध की, किसी अन्य भूमिका की आवश्यकता नहीं, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान है, इस आधुनिक विज्ञान की दूसरी विशेषता इंडेफिनिट कॉरेजिबिलिटी है, अनंत संशोधनीयता का सिद्धांत है। और ये जो अनंत संशोधनीयता का सिद्धांत है, इसके बावजूद भी जो आधुनिक विज्ञान है वो इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिविस्ट एरोगेंस से, यानी एक अनन्यतावादी अहंकार से ग्रसित है कि आपके अध्ययन की कोई भी प्रविधि तब तक कॉग्निजेबल नहीं मानी जाएगी, संज्ञेय नहीं मानी जाएगी, जब तक आप आधुनिक विज्ञान की पद्धति से उसको सिद्ध न करें। तो आधुनिक विज्ञान की जो मूलभूत स्थापनाएं हैं और आधुनिक विज्ञान का ये जो एरोगेंस है, इसका परिणाम जो होगा वो हमेशा अशांति होगी, उसका परिणाम हमेशा युद्ध होगा। और इसलिए आनंद कुमार स्वामी कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड एंड वर्ल्ड वॉर्स आर कॉन्जेनेरिक इन नेचर, जिसे आजकल हम लोग विश्व व्यापार कहते हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ट्रेड एंड वर्ल्ड वॉर्स आर कॉन्जेनेरिक इन नेचर। ये जो आधुनिक विज्ञान की और आधुनिकता की पद्धति है, जिसमें ईश्वर के लिए, धर्म के लिए, परंपरा के लिए, आध्यात्मिकता के लिए कोई स्थान नहीं है, वो कहते हैं कि द बिगिनिंग ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द बिगिनिंग ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। जीवन स्तर के उन्नयन का विचार ही वस्तुतः समाज की संरचना को विकृत करने का आरंभ है। और इसीलिए वो कहते हैं व्हाट ए फॉल फ्रॉम द स्टोन एज टू द मॉडर्न एज।
तो इसलिए आधुनिक विज्ञान की इस पद्धति को समझने की आवश्यकता है। जो हमारी दृष्टि जिस प्रकार की बन रही है चीज़ों को देखने और समझने की, वो आधुनिक विज्ञान की संरचना, आधुनिक विज्ञान के इस इंटरनल एरोगेंस और आधुनिक विज्ञान की इस आंतरिक प्रविधि से ग्रसित है। कि इसलिए अशांति का प्रश्न हमारे यहाँ कोई टेम्पररी या कोई लोकल परसेप्टिव का सवाल नहीं है। इस समय अशांति और युद्ध का जो प्रश्न है वो सभ्यताई विमर्श का प्रश्न है। जब तक इस पूरी सभ्यता को लीड करने वाली इस मॉडर्न साइंटिफिक या मॉडर्न सेकुलर, जिसे आप दृष्टि कहते हैं, इससे आप मुक्त होने का साहस नहीं करते, आधुनिक विकास जिसका एक परिणाम है, जो हमें जिस प्रकार से जहां ले जा रहा है और जिस प्रकार के उसने पर्यावरण के संकट के रूप में हमको ग्रसित कर रखा है, जब तक इससे हम मुक्त नहीं होते तब तक किसी प्रकार की शांति की कोई कल्पना हम नहीं कर सकते। और इसलिए प्रोफेसर सैयद हुसैन नसर इस बात को कहते हैं कि व्हाट रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर स्पिरिचुअल क्राइसिस। इसलिए जो चिति और विराट का प्रश्न जिस संदर्भ में पंडित जी उठाते हैं, उस चिति और विराट के प्रश्न को स्वरूप देने के लिए, उसको स्थान देने के लिए, उसको बल और महत्व देने के लिए क्या आधुनिक सभ्यता की संरचना में किसी प्रकार का कोई स्थान है, ये हमारे लिए मूल प्रश्न है। एक मॉडर्न साइंटिफिक सेकुलर सिविलाइजेशन के लिए कोई स्थान है उसमें, ये हमारे लिए मूल प्रश्न है। इसलिए ये कोई सामान्य बौद्धिक भोलेपन से हल होने वाला सवाल नहीं है, ये हमारे लिए एक सिविलाइजेशनल चैलेंज है। ये पूरी की पूरी सभ्यता की दृष्टि के उन्मीलन और प्रक्षालन का प्रश्न है। यदि ऐसी हमारे अंदर सामर्थ्य हो तो शायद हम विषय के साथ न्याय कर सकें। विद्यार्थियों के लिए 2 पुस्तकें मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जो कि आधुनिक विज्ञान और जो परंपरागत विज्ञान का स्वरूप है उसको आपके समक्ष स्पष्ट करेंगी। एक फ्रांसीसी विचारक है रेने गेनो। अगर आप उसकी पुस्तकें पढ़ें तो आपको लगता है कि कोई पूर्व जन्म का ऋषि था। रेने गेनो की 2 किताबें हैं, एक है द क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और विशेष रूप से इस किताब का 4था चैप्टर आप देखें, सैक्रेड एंड प्रोफेन, उसमें आपको पता चल जाएगा कि विज्ञान की जो आधुनिक दृष्टि है और जो विज्ञान की जो परंपरागत दृष्टि है, जो हमारी चिति के केंद्र में होना चाहिए, उसमें कितनी बड़ी फाक है, उसमें कितना बड़ा फर्क है, वो कितने विरोधाभासी और एंटीथेटिकल हैं। और इसी तरीके से रेने गेनो की एक दूसरी किताब है ईस्ट एंड वेस्ट, और इस किताब का मुख्य रूप से आप दूसरा चैप्टर देखिए, साइंस एज सुपरस्टिशन। ये जो हर चीज़ को हम लोग आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से नापने और तोलने की कोशिश करने लगते हैं कि हमने शिखा रखी है तो इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है, हमने चंदन लगाया है तो इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है, हम पीपल में जल देते हैं तो इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इन सारे रहस्यों को समझा ही नहीं जा सकता। इसलिए और सारी सभ्यता आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियों के आधार पर, आधुनिक विज्ञान के आधार पर, विकास की उपलब्धियों के आधार पर चल रही है। संयोग से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक की जो सारी भारतीय व्यवस्था है और दृष्टि है, विशेष रूप से हमारी आर्थिक दृष्टि, वो भी इसी प्रकार की दृष्टि से ग्रसित है। इससे बाहर निकलने की अगर हम कोई सामर्थ्य निकाल पाते हैं तो शायद पंडित जी पर बात करना हम लोगों के लिए ज़्यादा सार्थक होगा और वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ थोड़े से समय में जितना भी हो सकता था मैंने अपनी बात रखी। आप सभी लोगों को धन्यवाद। प्रोफेसर संजीव शर्मा सर को धन्यवाद कि उन्होंने आप लोगों से संवाद करने का ये अवसर दिया। धन्यवाद, साधुवाद।